हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जहांगीर की और उसी कड़ी को हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, जहांगीर का जो प्रारंभिक जो जीवन था, इस प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली कि किस प्रकार से उसका राज्याभिषेक होता है, किस प्रकार से प्रारंभिक समय में जहांगीर और अकबर के रिलेशन ठीक नहीं होते। उस स्थिति में मानसिंह और अजीज कोका के कहने पर अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अंतिम समय में जहांगीर और अकबर के मध्य रिलेशन ठीक हो जाते हैं और वही क्या बनता है, जहांगीर के नाम से अपना शासन जो है राज्याभिषेक करवाता है। ठीक है, 3 अक्टूबर माफ करना 3 नवंबर 1605 ईस्वी को जब शासक बनता है तो उसी समय उसने कुछ घोषणाएं की और इन घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा जाता है। 12 घोषणाएं मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से अपने आसपास के जितने भी जो लोग थे, चारों तरफ इसने एक तरीके से सुरक्षा का आवरण बना लिया था ताकि मानसिंह और अजीज कोका किसी भी प्रकार का उसको आघात नहीं कर सके। फिर हमने बात करी कि किस प्रकार से खुसरो ने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से उन्होंने आशीर्वाद लिया था खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने से पूर्व, और इसी कारण जहांगीर ने अर्जुन देव के खिलाफ राजद्रोह का दंड लगाया, आरोप लगाया और उसे कैद कर लिया और साथ ही साथ 2 लाख रुपए का दंड का प्रावधान उसको किया गया। अर्जुन देव ने जब 2 लाख रुपए दंड नहीं दिया तो 30/5/1606 ईस्वी को 30/5/1606 ईस्वी को अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया गया था और इससे मराठे और सिख जो लोग थे वो नाराज हो गए थे। चलिए आगे, जहांगीर के काल में एक सबसे बड़ी जो बात नूरजहां, ठीक है, तो इस नूरजहां के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा, बात करते हैं नूरजहां की। नूरजहां कौन है? ये नूरजहां कहां से आई? देखिए, अनारकली और जहांगीर की दंत कथा है, वस्तुतः दंत कथा, ठीक है, और उसका वर्णन किया एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम फिंच। क्या नाम था? विलियम फिंच। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, तो अब उसकी प्रामाणिकता कितनी है अनारकली की और उसके प्रेम की, उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि कई इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि प्रारंभिक समय में जब अकबर और उसके बीच में मतभेद हुआ जहांगीर के बीच में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अनारकली की कथा का भी वर्णन करते हैं, लेकिन यथार्थ कितना है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा जल्दी तेज थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिएगा, नूरजहां की यदि हम बात करें पिता की, तो पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग। अकबर के शासन काल में ये भारत आया था और प्रारंभ में छोटा सा सैनिक हुआ करता था अकबर के काल में। नूरजहां के बचपन के यदि नाम बात करें तो इसका बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। देखिएगा, पिता की यदि हम बात करें, पिता तो मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। ध्यान देना कि अकबर के काल में भारत आया, अकबर के काल में भारत आया, ठीक है, एक छोटे से सैनिक के रूप में कार्य करता है। धीरे धीरे थोड़ा सा स्थापत्य कला में भी इसकी बहुत रुचि थी, तो हुमायूं का जब मकबरा बनाया गया था तो इसमें इसका विशेष महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। नूरजहां के यदि बचपन के नाम की बात करें, बचपन का नाम, बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। पूछा जा सकता है नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, याद रखना क्या नाम था? मेहरुन्निसा था।
बात करें यदि इसकी माता की, तो माता का नाम था अस्मत बेगम। क्या नाम था? अस्मत बेगम। ध्यान रखना ये वही अस्मत बेगम है जिसने अजमेर में बारादरी सुभाष उद्यान यहाँ पर रह करके गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की क्या हुआ करती थी? माता हुआ करती थी। माता नाम था अस्मत बेगम। माता का नाम क्या था? अस्मत बेगम। ध्यान रखना कि इसने अजमेर में गुलाब से इत्र, आपको पता होना चाहिए कि गुलाब की सबसे बड़ी मंडी है राजस्थान में, पुष्कर, ठीक है, गुलाब की, ठीक है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया, विधि का आविष्कार किया था। ये आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके यदि हम बात करें भाई की, तो एक भाई का नाम मिलता है इसका आसफ खां। क्या नाम मिलता है? आसफ खां। एक भाई इसका और था, लेकिन उसका नाम का उल्लेख कहीं पर मिलता नहीं, आगे बात करेंगे। ध्यान देना, पहला पति जो था इसका था अली कुली खां, जो कि अफगान था, अफगान का व्यक्ति था, और इसीलिए इसको उपाधि दी गई थी शेर अफगान। वस्तुतः मेवाड़ का जो अभियान किया गया था, इस मेवाड़ के अभियान के दौरान ही, अभी आगे बात करेंगे जहांगीर के मेवाड़ अभियान के बारे में, तो मेवाड़ अभियान पर अली कुली खां साथ में था, और यहीं पर माफ करना, जहांगीर के द्वारा इसको उपाधि दी गई थी, क्या? शेर अफगान। तो पति का नाम, पति अली कुली खां। पति कौन था? अली कुली खां। ध्यान रखना, इसको उपाधि दी गई थी, उपाधि शेर अफगान। क्या उपाधि दी गई थी? शेर अफगान। शेर अफगान की उपाधि दी गई थी, और ये उपाधि जो दी गई थी वो दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा, मेवाड़ अभियान के दौरान, ठीक है। आगे बात समझ में। तो पहला जो पति था, पति नंबर एक जो था, पति नंबर एक जो था वो कौन था? अली कुली खां, ठीक है। आगे बात समझे। और इसी अली कुली खां से उसको एक पुत्री भी हुआ करती थी जिसका नाम था लाडली बेगम। क्या नाम था? लाडली बेगम। इसकी एक पुत्री हुआ करती थी, पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम। पुत्री का नाम ध्यान रखना, लाडली बेगम। लाडली बेगम, ये भी आगे काम आई अभी, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक सी जानकारी है। तो जब मेवाड़ अभियान किया गया था, इस मेवाड़ अभियान में अली कुली खां जहांगीर के साथ में था, और इसने बहुत सारा सहयोग किया। इसी से प्रसन्न होकर के जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि से नवाजा। नूरजहां को मन ही मन प्रेम करता था जहांगीर, बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी उसको, बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, इसलिए अली कुली खां के खिलाफ उसने षड्यंत्र भी रचे। और लास्ट में ऐसा कहा जाता कि कुछ षड्यंत्रों के कारण ही जो है इस अली कुली खां की हत्या करवा देता है जहांगीर, और 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ध्यान रखना कि जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया, नूरजहां से विवाह किया। आगे बात समझ में। 1611 में नूरजहां से क्या कर लेता? वो विवाह कर लेता। कौन कर लेता है? जहांगीर। अली कुली खां की मौत हो जाती है। अब जैसे नूरजहां से विवाह किया, तो नूरजहां ने क्या किया? ये विवाह कहाँ हुआ था आपके मन में आ रहा होगा। तो विवाह किया गया था आगरा में। कहां पर किया गया? आगरा में, ठीक है। कहां पर किया गया? आगरा में किया गया।
आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि जैसे ही इसके साथ में विवाह किया, बहुत ज्यादा सुंदर थी। बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ में पहली बार शायद ऐसा अनमोल बेजोड़ संगम देखने को मिला कि ये सुंदर होने के साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है विद्वान हुआ करती थी। विद्वान इट मीन्स सातिर, है ना, विद्वान नहीं कहेंगे, सातिर कहेंगे। किस प्रकार से सातिर थी? तो सबसे पहला काम तो इसने ये किया कि अपने भाई आसिफ खान को उसने 6000 का मनसब प्रदान करवाया और साथ ही साथ उसे पीएम का पद भी दिलवा दिया, प्रधानमंत्री का पद भी दिलवा दिया। किसने? नूरजहां ने। इसी जहांगीर ने मेहरुन्निसा के स्थान पर इसको उपाधि दी थी, कौन सी? नूरजहां की। कौन सी? नूरजहां की। जब विवाह किया था तो इसे उपाधि दी थी, ध्यान रखना, कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां की। ठीक है, ये भी बात यहीं पे लिख देता हूं। जहांगीर ने नूर बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां की क्या दी? उपाधि दी। तो फंस गया जहांगीर, है ना, चुंगल में आ गया पूरी के पूरे तरीके से। धीरे धीरे इसने राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और जब ये हस्तक्षेप प्रारंभ किया तो जहांगीर ने कहा कि नूर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक प्याला शराब का दे दे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो चाहिए वो तू खुद अपने आप करती रहे। मुझे एक प्याला शराब चाहिए, जो चाहिए वो मांग ले। आगे बात समझ में? बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है शिकंजा कस दिया था जहांगीर के ऊपर। इसलिए राजनीति में हस्तक्षेप करते करते इसने जहांगीर से राजकीय मोहर भी प्राप्त कर ली। अपने भाई आसिफ खान को 6000 का मनसब प्रदान किया और प्रधानमंत्री का पद भी दिलवा दिया। किसको? आसिफ खान को। आगे बात समझ में? अब देखिए, मात्र 1 साल में ये सारी की सारी चीजें कर ली है। ये सारी की सारी चीजें कर ली है। इस चीज को अब देखो, राजनीतिक हस्तक्षेप करती थी। जहांगीर ने राजकीय मोहर प्रदान की। राजकीय मोहर प्रदान की। अपने भाई आसिफ खान को, अपने भाई आसिफ खान को 6000 का मनसब वे पीएम का पद प्रदान करवाया, पीएम का पद दिलाया। ठीक है, एक तो 6000 का मनसब और इस मनसब के साथ साथ उसने क्या करा, 6000 का मनसब के साथ में कौन सा पद दिला दिया? प्रधानमंत्री का पद दिला दिया। तो बात सर्वे सर्वा वाली हो गई। अब एक तरीके से देखो, जहांगीर तो इसके पूरा का पूरा पक्ष में हो ही गया। जहांगीर तो नूर के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जहांगीर को इतना बावड़ा हो गया था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर को नूर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अब जहांगीर का बेटा जिसका नाम क्या है? खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। बाप को पक्ष में कर लिया। खुसरो वैसे ही जेल में है। ठीक है ना, खुसरो वैसे ही जेल में है, तो बेटा बचा कौन? खुर्रम। इस आसिफ खान की एक पुत्री थी, ध्यान देना, आसिफ खान की पुत्री। ठीक है ना, आसिफ खान की पुत्री। और इस पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम ध्यान देना, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम। इस अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह का क्या किया इसने? विवाह किया। विवाह किसके साथ में? खुर्रम के साथ।
किसके साथ विवाह कर दिया? खुर्रम के साथ विवाह कर दिया। अब ऐसा कहा जाता है कि ये अर्जुमंद बानो बेगम इतनी ज्यादा सुंदर थी कि पूछो मत कितनी ज्यादा सुंदर थी। ये जब पानी पिया करती थी तो यहाँ से जब गले से पानी उतरता था तो वो भी दिखता था, इतनी ज्यादा सुंदर थी। और इसी की याद में, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, खुर्रम उर्फ शाहजहां ने एक आठवें अजूबे का निर्माण करवाया जिसका नाम था ताजमहल, वह ताज मुमताज। ठीक है ना? तो इसको उपाधि दी गई थी क्या? मुमताज। और उसकी मुमताज की याद में महल जो बनाया उसी को क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। तो बाप को तो बाप बोले तो क्या समझना बेटा? अच्छा, मेरी बातों को अन्य भाव में मत लेना, मेरा केवल और केवल लक्ष्य आप लोगों को समझाना है। खुर्रम को अपनी भतीजी के चुंगल में फांस दिया और साथ ही साथ नूरजहां ने खुद के रूप का जादू चलाया किसके ऊपर? जहांगीर के ऊपर। तो जहांगीर के ऊपर तो खुद का अधिकार था। अब बेटा बचा कौन? खुर्रम। तो उसके खुर्रम को फंसा दिया किसके माध्यम से? अर्जुमंद बानो बेगम के माध्यम से। और यही आगे चल करके किस नाम से? मुमताज महल के नाम से। मुमताज महल किस नाम से? मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ध्यान रखना, आ गई बात समझ में? तो बाप बेटू दोनों के अपने पक्ष में कर लिया। जैसे जैसे कहती थी कौन? नूरजहां, वैसे वैसे करता था कौन? खुर्रम। कौन करता था? खुर्रम। तो अब ध्यान देना, अब 3 लोग हो गए विशेष रूप से। बाप पहले से बड़े पद पर है, राजकीय दीवान के पद पर है पिताजी, मतलब कौन? मिर्जा गयास बेग, जिसे उपाधि प्रदान की गई थी कौन सी? एतमादुद्दौला की। कौन सी? एतमादुद्दौला की। तो यहां पर 3 लोग आए, 3 लोग सर्वे सर्वा हो गए। ठीक है, एक तो दीवान, सबसे बड़ा पद था दीवान। ठीक है ना? वजीर की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां हालांकि कम कर दी थी अकबर के काल में ही। तो 3 लोग हो गए, नूरजहां, एतमादुद्दौला और प्लस खुर्रम को भी अपने पक्ष में कर लिया। और इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर के लगभग 1621 ईस्वी तक 1621 ईस्वी तक संपूर्ण रूप से शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी। जहांगीर के हाथ में कुछ भी नहीं था। और इन्हीं तीनों लोगों को, गुट को क्या कहा जाता है? नूरजहां जुंटा कहा जाता है। नूरजहां कौन कौन शामिल था? ध्यान रखना, नूरजहां, एतमादुद्दौला और खुर्रम, इन तीनों ने गुट बनाकर के प्रशासन की समस्त शक्तियां अपने हाथों में ले ली। और इन्हीं तीनों लोगों के गुट को क्या कहा जाता है? नूरजहां जुंटा या नूरजहां गुंटा कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है कि नूरजहां जुंटा में कौन कौन लोग शामिल थे? तो नूरजहां, एतमादुद्दौला और खुर्रम। ठीक है ना? आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा कि ध्यान रखना कि नूरजहां प्लस एतमादुद्दौला प्लस कौन आएगा? एतमादुद्दौला प्लस खुर्रम प्लस खुर्रम इजिकल टू क्या आएगा बेटा? नूरजहां जुंटा। इसी को क्या बोला जाता था? नूरजहां जुंटा। इसी को क्या कहा जाता था? नूरजहां जुंटा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नूरजहां जुंटा में कौन कौन लोग शामिल थे? तो ध्यान रखना, नूरजहां खुद, एतमादुद्दौला, खुर्रम और खुर्रम बोले या शाहजहां एक ही है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि प्रशासन की समस्त शक्तियां अपने हाथों में निहित की। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? और इसी चीज को क्या कहा गया? नूरजहां जुंटा कहा गया। ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। धीरे 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 यहां पर इस खुर्रम की जो स्थिति है, ये खुर्रम की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा मजबूत हो रही थी। तो 1621 में इस नूरजहां ने एक और पासा फेंका। क्या पासा फेंका? इस नूरजहां ने अपनी पुत्री, अभी मैंने नाम बताया देखो, लाडली बेगम, जो कि किसकी वस्तु थे, किसकी पुत्र थी? अली कुली खां से उत्पन्न थी। ये किससे उत्पन्न थी? अली कुली खां से उत्पन्न थी, जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह उसने जहांगीर के सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम था शहरयार, क्या नाम था? शहरयार। इस शहरयार से किया। और जैसे शहरयार के साथ में करके उसने एक छोटे से षड्यंत्र बनाना प्रारंभ किया कि जहांगीर जैसे ही मरेगा, जहांगीर जैसे ही मरेगा तो मैं क्या करूंगी, मेरे दामाद शहरयार को क्या बना दूंगी? बादशाह बना दूंगी। तो 1621 ईस्वी में नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार के साथ में करवाया। और ये जैसे ही विवाह हुआ तो ये जो नूरजहां जुंटा जो था, ये नूरजहां गुंटा या जुंटा जिसे हम बोलते हैं, इस नूरजहां जुंटा में क्या पड़ गई? फूट पड़ गई। नूरजहां जुंटा में क्या पड़ गई थी? फूट पड़ गई थी। यहीं से चीजें सारी की सारी क्या हो गई? बिखरने लग गई। बहुत सारी राजनीतिक षड्यंत्र होंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या कि एक तो नूरजहां जो थी ना, वो श्रृंगार वस्त्र और आभूषण की बहुत बड़ी शौकिया हुआ करती थी, इसलिए श्रृंगार करती थी खूब जम के, और साथ ही साथ खूब आभूषण पहना करती थी। तो ये जो श्रृंगार वस्त्र और आभूषण, छोटे छोटे वस्त्र पहनना जो फैशन जो चली ना, वो नूरजहां की देन है। किसकी देन है? नूरजहां की देन है। तो श्रृंगार वस्त्र और आभूषण की नई फैशन चलाई गई थी, किसके द्वारा? ध्यान रखना, नूरजहां के द्वारा। दूसरा, जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो जहांगीर की मृत्यु के बाद में शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर के लाहौर भेज दिया था। 1645 ईस्वी में नूरजहां की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में नूरजहां के द्वारा बनाए गए जहांगीर के मकबरे के समीप ही उसे दफना दिया गया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सुनो, ऐसा कौन कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर है? तो आप लोगों को ध्यान देना है बेटा। एक तो आपका हो जाएगा किसका? बाबर का। किसका हो जाएगा? बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। और दूसरा यदि हम बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर का मकबरा भी कहां पर है? लाहौर में है, रावी नदी शहादरा नामक स्थान पर है। तो ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अगली बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा कि 1621 में नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार के साथ ठीक है। और इसी के साथ नूरजहां गुंटा में या नूरजहां जुंटा में नूरजहां जुंटा में फूट पड़ी और नूरजहां जुंटा हो गया आपका क्या हुआ? समाप्त हुआ। उसके पीछे कारण मैंने बताया कि वो शहरयार को क्या बनाना चाहती थी? बादशाह बनाना चाहती थी। किसकी मृत्यु के बाद में? जहांगीर की मृत्यु के बाद में। उनको पता था कि जहांगीर ज्यादा जिएगा नहीं, है ना। ढोल भर भर के दारू पिया करता था, शराब पिया करता था, तो उसको पता है कि लीवर कब तक काम करेंगे, बहुत जल्दी मर जाएगा। बीमार रहना स्टार्ट हो गया था। कौन? जहांगीर। ठीक है, देखना अन्य तथ्य
कि नूरजहां ने श्रृंगार वस्त्र वे आभूषण पहनने की फैशन चलाई। देखो जहांगीर ने भी एक फैशन चलाई है। कौन सी फैशन चलाई है जहांगीर ने? पुरुष कानों में बाली जो पहनते हैं ना, लौंग जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में राजस्थान में, ये लौंग पहन लिए। वो फैशन किसकी देन है? जहांगीर की देन है। वो जहांगीर ने पहनना प्रारंभ किया था सबसे पहले। आगे बात समझे? ठीक है, क्लियर। महिलाएं जो बड़े बड़े गहने जो पहनती थी, श्रृंगार वस्त्र जो पहनती थी, ये दो छोटे जो वस्त्र थे होते थे, तो ये जो फैशन चलाई थी वो किसने चलाई थी? नूरजहां ने। इत्र लगाना, ठीक है ना, ये किसकी देन थी? असमत बेगम की। किसकी बात थी? असमत बेगम की। दूसरी बात कि जहांगीर की मृत्यु के बाद, जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम मतलब क्या? शाहजहां ने नूर को 2 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर के 2 लाख सालाना पेंशन देकर के लाहौर भेजा, लाहौर भेजा। और लाहौर में 1645 ईस्वी में मृत्यु हुई। और यहीं पर जहांगीर के मकबरे के समीप जहांगीर के मकबरे के समीप दफनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना, जहांगीर का मकबरा भी किसने बनवाया था? नूरजहां ने। और अपने पिता एतमादुद्दौला की याद में भी इसने क्या बनाया था? मकबरा बनवाया था। आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात? तो ये सारी की सारी बातें आप लोग याद रखना। हो गई बात? चलिएगा साहब। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला जो टॉपिक थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, वो बात करेंगे हम जहांगीर के प्रमुख अभियान। देखो, अकबर की सबसे बड़ी चाह थी, और सबसे बड़ी चाह क्या थी कि साहब मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करके और उसको क्या करना है? उसके ऊपर अधिकार करना है। तो अकबर तो जीते जी तो कभी मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर ही नहीं पाया, माफ करना, विजय प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन जहांगीर ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। ध्यान देना, जहांगीर जैसे ही शासक बना, शासक बनने के बाद में उसने लगातार, एक तरीके से बात करें तो 4 बार, कितनी बार? 4 बार मेवाड़ के ऊपर आक्रमण भेजे, अभियान भेजे मेवाड़ के ऊपर। पहला आक्रमण उसने भेजा 1605 ईस्वी में। जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था परवेज। इस परवेज की सेनापतित्व में सबसे पहले 1605 ईस्वी में मेवाड़ का आक्रमण भेजा गया। उसके बाद भेजा गया 1608 ईस्वी में, और 1608 ईस्वी में जो व्यक्ति था उसका नाम था महावत खां।
क्या नाम था, महावत का। उसके बाद जो तीसरा अभियान भेजा गया वो भेजा गया 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, और चौथा जो अभियान भेजा गया वो भेजा गया था 1614-15 ईस्वी में, जब खुर्रम वहां पर अभियान पर जाता है और खुर्रम ने अमर सिंह को बाध्य किया, और बाध्य करने के बाद में उसके साथ में क्या कर ली थी, संधि कर ली। तो पहली बार 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होती है, जो कि जहांगीर के काल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। पहली बार मेवाड़ रियासत ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। देखिएगा मेवाड़ अभियान, तो ध्यान देना कि जहांगीर ने क्रमशः 4 अभियान भेजे। नंबर 1 1605 ईस्वी, नंबर 2 1608 ईस्वी, नंबर 3 1609 ईस्वी, नंबर 4 1614-15, 1614-15। ध्यान देना 1605 वाला जो अभियान भेजा गया, का जो अभियान भेजा गया उसमें था परवेज। ध्यान रखना ये परवेज जो था वो जहांगीर का पुत्र था। बात करें 1608 में तो सबसे प्रमुख व्यक्ति जहांगीर के काल का महावत खां, जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति था और जहांगीर के लिए सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हुआ करता था, महावत खां। आगे बात समझ में क्लियर है। बात करें 1609 के अभियान की तो भेजा गया था अब्दुल्ला खां को। किसको? अब्दुल्ला खां। ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों जो अभियान है यहां से लेकर के यहां तक, ये अभियान असफल रहे। मेवाड़ के वीर राजपूतों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है। लेकिन यहां 1614-15 में जब गया खुर्रम, कौन गया? शहजादा खुर्रम। शहजादा खुर्रम जब अभियान के ऊपर गया तो यह अभियान क्या हो गया? सफल हो गया, ठीक है। यह अभियान क्या हुआ? सफल हुआ। अब इसकी हम लोग खुर्रम वाले की बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो शांति बनाए रखें, प्रसाद सबको मिलेगा, ठीक है। धक्का मुक्की नहीं करना है। चलिए आगे बात समझ में सुनना भाई, ध्यान दो। शहजादा खुर्रम ने मेवाड़ का घेरा डाला। इस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे अमर सिंह, राणा प्रताप का पुत्र। अब इस शहजादा खुर्रम ने क्या किया? षड्यंत्र रचा। बेटे ने क्या खतरनाक षड्यंत्र रचा, सुनो।
उसने पूरे के पूरे मेवाड़ में जितने भी राशन के जो रास्ते जाते थे, जहां से खाने पीने की जो सामग्रियां जाती थी, वो सारे के सारे रास्ते उसने ब्लॉक कर दिए। बहुत बड़ी विशालकाय सेना लेकर के गया था। राशन पानी वाले जितने भी रास्ते थे वो सारे के सारे ब्लॉक कर दिए। अब अंदर बैठे बैठे कब तक खाए, हालत खराब हो गई, राशन खत्म होने लग गया। तो मजबूर होकर के अमर सिंह जी को शहजादा खुर्रम के साथ में क्या करना पड़ता है, संधि करना पड़ता है। तो देखिएगा कि खुर्रम ने मेवाड़ का घेरा डाला, मजबूर होकर राणा अमर सिंह ने संधि की। और इसी के साथ आपका जहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनता है बेटा मेवाड़ मुगल संधि से। पहली मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर के काल में, और दूसरी मेवाड़ मुगल संधि जब औरंगजेब ने लगाया था जजिया, तो औरंगजेब के समय। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि की हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से आपका प्रश्न आता है। ठीक है, तो मुगल काल में पहला ऐसा बादशाह था कौन? जहांगीर, जिसने मेवाड़ का सफल अभियान किया। ठीक है ना। और सेनापति कौन था? खुर्रम, जिसने राणा अमर सिंह को मजबूर कर दिया। और दोनों के बीच में मेवाड़ मुगल संधि हुई। दोस्तों ध्यान देना, आपसे तिथि पूछी जाती है तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को ये प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई। अमर सिंह मेवाड़ के शासक थे जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो याद रखना अमर सिंह। इस संधि में क्या क्या शर्तें रही, उन शर्तों को भी सुन लीजिएगा। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार करी और साथ ही साथ मेवाड़, इनको मुगलों के 1500 सैनिक, मुगलों के कितने? 1500 सैनिक पकड़ रखे थे इन राणाओं ने, वीर राजपूतों ने। तो उन 1500 सैनिकों को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। इसके साथ में दूसरी चीज, क्योंकि जो रियासत संधि करती थी उस रियासत के प्रतिनिधि को मुगलों की सेवा में रखा जाता था, परंतु अमर सिंह जी ने कहा, देख खुर्रम, ये तो मजबूरी हो गई, हमारे पास में खाने पीने का सामान समाप्त हो गया, नहीं तो तुम्हारे जैसे नमूने तो बहुत आए रे, बहुत गए। तो अमर सिंह ने कहा कि मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा पुत्र कर्ण सिंह जो होगा, कर्ण सिंह, मेरा पुत्र कर्ण सिंह जो होगा, वो कर्ण सिंह मुगल दरबार में रहेगा। और इस कर्ण सिंह का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा, और सम्मान में भी 5000 की मनसब प्रदान करनी पड़ेगी। प्रथम श्रेणी का मनसबदार होगा, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार नहीं होगा। सुन ले कान खोल करके। ठीक है, आगे बात समझ। खुर्रम ने कहा मंजूर है। खुर्रम ने क्या कहा? मंजूर है। नंबर 3, बाकी की जितनी भी रियासतें मुझे नहीं पता क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन मेवाड़ अपनी आन बान और शान के ऊपर टिका हुआ रहेगा। हम हमारी बेटी मुगलों में ब्याह नहीं करेंगे। हमारी मेवाड़ की कोई भी बेटी तुम्हारे वहां मुगलों में बहू बन करके नहीं आई। समझ में आया क्या? क्या? हाँ साहब, आ गया, कोई बात नहीं। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी एक चौथी चीज और सुन ले के भाई, कि मुगलों ने हमारे जितने भी प्रांत जीते, इन समस्त प्रांतों को पुनः वापस लौटाना पड़ेगा। और इसलिए चित्तौड़गढ़ का किला इन मुगलों के द्वारा अमर सिंह को वापस लौटा दिया गया। लेकिन यहां पर एक शर्त थी, और शर्त क्या थी?
शर्त यह थी कि उसकी घेरेबंदी नहीं कर सकते थे। घेरेबंदी का मतलब मरम्मत नहीं कर सकते थे, पुनर्निर्माण नहीं कर सकते थे। ये शर्त थी कि आपको चित्तौड़ का किला दे तो देंगे, लेकिन एक बात तो देखो जी, हमारी भी मान लो ना, क्योंकि सारी की सारी बातें अमर सिंह ने अपनी तो बातें मनवाई है ना। तो एक बात तो हमारी मानोगे कि आप बोल कोई ना कि घेराबंदी नहीं करोगे, आप उसमें कोई नया निर्माण नहीं करोगे। कि अमर सिंह ने कहा चल ठीक है। ध्यान रखना, मेवाड़ मुगल संधि अकबर के द्वारा प्रारंभ 1562 में जो मेवाड़ मुगल राजपूत जो संबंध था, इस मुगल राजपूत संबंधों का चरमोत्कर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ में राजपूताने के संपूर्ण जितनी भी रियासतें थी, ये रियासतें मुगलों के अधीन आ गई थी। और इस मेवाड़ मुगल संधि को जहांगीर के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अब क्या किया जहांगीर ने, वो भी सुनो। जैसे ही मेवाड़ मुगल संधि हुई, मेवाड़ मुगल संधि होने के बाद में जहांगीर ने एक काम किया। देखो किस प्रकार का निकम्मा कार्य था ये। जहांगीर ने कार्य किया, क्या किया? जहांगीर ने एक कार्य किया। जहांगीर ने क्या किया? एक कार्य किया। और जहांगीर ने कार्य यह किया कि अमर सिंह और उसके पिता पुत्र, माफ करना, अमर सिंह और उसके पुत्र कर्ण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाई। संगमरमर की क्या बनवाई? 2 मूर्तियां बनवाई। और मूर्तियां बनवा करके आगरा का जो बगीचा था, कहां पर? आगरा के बगीचे में इन्हें बंदियों की तरह बेड़ियां डाल करके आगरा के बगीचे में इनको लगा दिया। और ये बता दिया कि साहब हमने जो है मेवाड़ को अपने क्या कर लिया है? अधीन कर लिया है। मेवाड़ को अपने क्या कर लिया है? अधीन कर लिया है। ये बंदी के रूप में आगरा के बगीचे में लगवा दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अमर सिंह को इस चीज का जब पता चला तो उन्होंने कहा, रे वारे मुगलों, तुम्हारी बताई दी ना तुमने। अमर सिंह को इतनी ज्यादा आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने पूरा का पूरा राजपाट त्याग दिया और अपना जितना भी राजपाट था वो अपने पुत्र कर्ण सिंह को संभलवा दिया और कहा कि बेटा अब तू ही शासन कर यहाँ पर, मैं अब इस राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठूंगा। और अमर सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन नौ चौकी की पाल पर, नौ चौकी की पाल बोले तो उदयपुर, यहां पर यहीं पर बिता दिया। एक सन्यासी की भांति वो रहे और यही 9 चौकी की पाल पर ही अमर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अमर सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। हम बात कर रहे थे बेटा मेवाड़ मुगल संधि की। देखिएगा कब हुई? तो 5 फरवरी 5/2/1615 ईस्वी। शर्तें देख लेते हैं, यहां से प्रश्न आता है आपका, मेवाड़ मुगल संधि की क्या क्या शर्तें थी। नंबर 1, अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की। अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार की। मुगलों के 1500 बंदी रिहा किए। नंबर 2,
अमर सिंह व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो क्या पुत्र करण सिंह दरबार में रहेगा और कर्ण सिंह को कितना 5000 का मनसब का मनसब प्रदान किया जाएगा। अभी बात समझ में क्लियर है? मुगलों के साथ पॉइंट नंबर 3, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर बाध्य नहीं किया जाएगा। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। नंबर 4, मुगलों द्वारा जीते गए क्षेत्र पुनः मेवाड़ को तो ध्यान रखना कि चित्तौड़ का किला पुणे मेवाड़ के अधिकार में मिला, परंतु देना मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लिख रहा हूं कि मेवाड़ मुगल संधि अकबर द्वारा प्रारंभ 1562 मुगल राजपूत संबंधों का चरमोत्कृष्ट थी। नेक्स्ट, जहांगीर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह दो संगमरमर से निर्मित
बंदी के रूप में मूर्तियां आगरा के बाग में लगवाई। अमर सिंह ने आत्मग्लानि के कारण राजपाट त्यागा, पूरा जीवन नौ चौकी की पाल बिताया और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, यहीं पर मृत्यु। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखो ये जो संधि की गई थी ना, वो केवल और केवल नाम मात्र की संधि थी। आगे बात समझ में, आगे बात बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं दक्षिण विजय की, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हमें महत्वपूर्ण है दक्षिण विजय जहांगीर के काल में। देखो अहमदनगर के ऊपर अभियान किया गया 1617 में, केवल सुनना है समझना है, ठीक है ना। दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, तो अहमदनगर, केवल महत्वपूर्ण है वही लिखूंगा मैं, अहमदनगर विजय, ठीक है। और अहमदनगर की विजय की गई थी 1615 ईस्वी में, माफ करना 1617 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। तो सबसे बड़ा ध्यान देना कि सबसे बड़ा हथियार कौन है जहांगीर के पास में, तो खुर्रम है। कौन है? खुर्रम है। अहमदनगर का जो शासक हुआ करता था, उस शासक के बारे में भी सुन लो। शासक का नाम था मलिक अंबर। कौन था? मलिक अंबर। और इस मलिक अंबर का एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था मुर्तजा द्वितीय। शासक कौन है? मलिक अंबर। मलिक अंबर, ये मलिक अंबर जो है वो वस्तुतः शिवाजी का अग्रज माना जाता है छापामार युद्ध पद्धति में। और दक्षिण भारत में इस छापामार युद्ध पद्धति को वस्तुतः ध्यान देना कि क्या कहा गया था, बारगीगिरी कह दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसका प्रतिनिधि था एक, क्या था? प्रतिनिधि। और इस प्रतिनिधि का भी नाम ध्यान रखना, वस्तुतः मलिक अंबर को पराजित नहीं किया है, इसके प्रतिनिधि को पराजित किया जिसका नाम क्या है? मुर्तजा द्वितीय। मुर्तजा सेकंड। ध्यान देना कि जहांगीर ने खुर्रम को अभियान पर भेजा, खुर्रम को अभियान पर भेजा। तो देखो ध्यान दो, खुर्रम ने जितने भी अभियान किए ना, वो अभियान जो है वो ज्यादातर सफल ही हुए हैं। ठीक है, तो खुर्रम को जब अभियान पर भेजा जाता है 1617 में, अहमदनगर के ऊपर आक्रमण करता है। और आक्रमण करने के बाद में यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना कि कई समय तक दोनों के बीच में गड़बड़े रही, सफल नहीं हो रहा था खुर्रम। और इसी समय बीच में बीजापुर का एक शासक थे इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के शासक कौन? इब्राहिम आदिल शाह। इस इब्राहिम आदिल शाह ने अहमदनगर व मुगलों के बीच में
मध्यस्थता की और दोनों के बीच में क्या करवा दी, संधि करवा दी। तो ध्यान देना कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह की सहायता से, आदिल शाह की मध्यस्थता से अहमदनगर वे मुगलों में संधि हुई। मुगलों के बीच क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। क्या संधि थी, केवल सुन लो, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो। एक तो बालाघाट और अहमदनगर का जो किला था, ये किला दोनों का दोनों मुगलों को दे दिया गया। जहांगीर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने खुर्रम को 30,000 का मनसब प्रदान किया और साथ ही साथ शाहजहां की उपाधि प्रदान की, और बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को फर्जंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी। ठीक है, तो जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम को क्या क्या चीजें, पहली चीज तो 30,000 का मनसब प्रदान किया, 30,000 का मनसब प्रदान किया। और यहीं पर महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, ध्यान देना कि आदिल शाह को, इब्राहिम आदिल शाह को, किसको, इब्राहिम आदिल शाह को फर्जंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी। ध्यान देना, मलिक अंबर ने बीजापुर और गोलकुंडा की सहायता से 1620 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ एक बार पुनः विद्रोह कर दिया था। पुनः क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 1620 में फिर से खुर्रम को भेजा। एक बार फिर संधि हो गई और संधि के बाद में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ये तीनों के तीनों प्रांत मुगलों को दे दी गई। मुगलों ने इसके बदले में 12 लाख अहमदनगर के लिए, बीजापुर 18 लाख और गोलकुंडा 20 लाख, इतना पैसा दिया। किसने, मुगलों ने। जबरदस्त जल्दी जो है ये सारी की सारी चीजें खुर्रम निपटा के आ गया था, क्योंकि इधर षड्यंत्र चल रहे थे 1620-21 के आसपास। नूरजहां के, मैंने आपको बताया था कि शाहजहां ने शहरयार का विवाह कर दिया था अपनी पुत्री लाडली बेगम के साथ में। आगे बात समझ में, देखिएगा। कांगड़ा विजय, ये पढ़ना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कांगड़ा विजय, ये जो कांगड़ा अभियान किया गया था वस्तुतः, और इस दौरान कंधार का उन्हें नुकसान हुआ 1620 से लेकर के 1622। हालांकि कोई नहीं पूछेगा
लेकिन फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए किस दृष्टिकोण से है वो मैं आपको बताऊंगा। सुनना समझना इसको। कांगड़ा बोले तो कहां पर है? हिमाचल में है। तो ध्यान रखना कहां पर है कांगड़ा? हिमाचल। कांगड़ा बोले तो कहां पर है? हिमाचल। और कांगड़ा अभियान करने के पीछे एक बड़ा कारण माना जाता है कि कांगड़ा जो था वो हिंदू रियासत था। क्या था? हिंदू रियासत थी। कांगड़ा क्या थी? हिंदू रियासत थी। खुर्रम को अभियान पर भेजा और 1 साल तक खुर्रम ने घेरा डाला और अंततः खुर्रम विजय रहा। खुर्रम को अभियान पर भेजा और ये क्या हुआ? सफल हुआ। ये क्या हुआ? सफल हुआ। आगे बात समझ क्लियर है? आगे बात समझ में। अब ये सबसे बड़ी बात क्या, इस कांगड़ा विजय का उत्सव जहांगीर ने गायों को कटा करके मनवाया, और न केवल गायों को कटवाया अपितु जब कांगड़ा के ऊपर विजय प्राप्त की गई थी तो कांगड़ा के जो हिंदू थे, इन हिंदुओं के साथ में इन निकम्मे लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया, और इसीलिए इस कांगड़ा विजय को धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है, और साथ ही साथ ये कांगड़ा विजय जहांगीर के माथे का कलंक माना जाता है। देखिएगा कि कांगड़ा विजय के बाद जहांगीर ने वहां के हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार किए। ठीक है। विजय उत्सव में गायों को कटवाया। ये धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक था। इस विजय को जहांगीर के जीवन पर कलंक माना जाता है। जहांगीर के जीवन पर कलंक माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? ये धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि मैंने आगे प्रशासन में आप लोगों को ये चीज विशेष रूप से बताऊंगा कि इस कांगड़ा को जीतने के बाद में जहांगीर ने इसे लाहौर सूबे में मिला दिया था, और इसी कारण जहांगीर के काल में भी सूबों की संख्या 15 ही रही। लेकिन कांगड़ा का जब विजय किया गया उसी दौरान कांधार का जो क्षेत्र था ये जहांगीर के हाथ से निकल जाता है। फारस के शासक थे जिनका नाम था शाह अब्बास। इस शाह अब्बास ने कंधार के ऊपर 1621 में आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जहांगीर ने बड़ी तोप एक ही थी, खुर्रम। जहांगीर ने खुर्रम को कंधार अभियान का आदेश दिया, परंतु
खुर्रम ने वहां जाने से मना कर दिया और मना करने के साथ ही साथ विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब ये जहांगीर के खिलाफ किस प्रकार से क्या विद्रोह करता है, कैसे क्या क्या चीजें करता है, ये सारी की सारी बात करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी से प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, जहाँ हम बात करेंगे खुर्रम के विद्रोह की, और साथ ही साथ चूँकि फिर हम बात करेंगे शाहजहाँ और औरंगजेब। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्लास का मैटर आपका और है, क्योंकि जो आपके प्रश्न जो बनते हैं वो वस्तुतः यदि प्रशासक के रूप में पूछे जाएंगे तो आपके जहांगीर तक ही प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में, क्योंकि शाहजहाँ का काल पूर्ण रूपेण स्थापत्य कला को समर्पित था और औरंगजेब का काल तो वैसे ही पतन का काल है, तो ये सारी की सारी चर्चा हम हमारी आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।